ओके। हम बात कर रहे थे सीसेट 2019 पेपर की। और अब हम देख लेते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 41। रूल वही है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस देखने हैं, पैसेज को नहीं देखना है। बता रहा है क्रूशियल मैसेज क्या दे रहा है। ओके, ठीक है, स्टार्ट करो, दीजिए। प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसिस डू नॉट फेवर द कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कि प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस फॉलो नहीं, फेवर नहीं करते जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। क्यों? हमारे यहाँ बीटी कॉटन तो है ही, ठीक है। और भी चीजें बात, मस्टर्ड क्रॉप्स के बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या? डू नॉट फेवर नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सीधा क्या करोगे, इसको एलिमिनेट। सी कहता है प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड नेगेटिव स्टेटमेंट है टू डू एग्री बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलरली द सीड बिजनेस। नहीं अलाउ करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को। ऐसा क्यों है? ये भी गलत है। बी कहता है डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज दिस इशू इन WTO में करना चाहिए और एंश्योर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एंश्योर द अबोलिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अबॉलिश करना चाहिए, एंश्योर करो कि ये एंश्योर। कैसे एंश्योर करोगे आप? इतनी सारी कंट्रीज है, कैसे एंश्योर करोगे? ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ए कहता है पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक द लीड इन द GM टेक्नोलॉजी एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजी एजेंडा। तो ये है कि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को इसमें लीड लेनी चाहिए और प्रायोरिटाइज करना चाहिए। दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट, सॉल्यूशन बेस्ड स्टेटमेंट। दैट मीन्स योर आंसर इज ए। इस पैसेज में दो क्वेश्चन है, पहले दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम पैसेज भी जाके देख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि कौन सी अजम्पशंस है जो वैलिड है। सेकंड, इन लॉन्ग रन GM टेक्नोलॉजी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। उनको सोल्व करने में वो सक्षम नहीं होगी इन लॉन्ग रन। हाउ कुड यू सो एंश्योर कि ऐसा होगा ही नहीं? दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। The issue of effects of natural calamities on agriculture is not given due consideration by GM टेक्नोलॉजी कंपनीज की। उनको इतनी ज्यादा उन्होंने इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दी है। दैट मीन्स वो ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1। अब आपको क्या देखना है? क्या देखना है कि जो आपको अपने पैसेज में क्या चीज ढूंढनी है कि जो GM टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, क्या उन्होंने नेचुरल क्लैमिटीज को कंसिडर किया है, नहीं किया है, या फिर पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की जो बात कर रहे हैं उसके बारे में। ओके, देख लो अब क्या कह रहा है आपका पैसेज। What stand in the way of widespread and careful adoption of GM technologies and is an intellectual property right regime that seek to create private monopoly for such technology. If GM technology is largely corporate driven, it seeks maximum effort, maximum profit and that too in short run. यानी कि अगर वो corporate drive हो जाएगी तो वो maximum profit देखेंगे। इसलिए उन्होंने बोला क्या कि पब्लिक सेक्टर को आना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रायोरिटाइज कर सके चीजों को। दैट इज वाई कॉर्पोरेट मेक मेजर इन्वेस्टमेंट फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट सच प्रॉपर्टीज हैव ओनली a short window. As soon as enough pest and weed will evolve to overcome such resistance, they suit the corporation. The National Farm Commission pointed out that priority must be given to genetically modified to incorporate the gene that can help impart resistance to drought, salinity and other stress. इसका मतलब नेचुरल क्लैमिटीज को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। दैट्स वाई नेशनल फार्मर कमीशन पॉइंट आउट कर रहा है कि आपको इस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करेगा? वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा। दैट वाई आपका पब्लिक सेक्टर आना चाहिए, ठीक है। तो इससे पता चल के हमारे दोनों के दोनों आंसर्स क्या है, ठीक है, ठीक है। तो जितनी भी नेगेटिव स्टेटमेंट होती है मोस्टली आपको नेगेटिव स्टेटमेंट को क्या कर देना होता है? गलत कर देना होता है। ओके जी, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है रैशनल इंटरफेरेंस के इनफेरेंस क्या है। डी, फॉरेन प्लांट शुड बी यूज टू इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी इन ऑफ ए कंट्री। आपने यहाँ बायोडाइवर्सिटी देखे तो इंडिया में क्या बायोडाइवर्सिटी की कमी है? हम फॉरेन प्लांट्स को क्यों यूज करेंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए? और फॉरेन प्लांट तो समटाइम यानी मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेजिव स्पीसीज ही बन जाते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। सम टाइम, क्या कह रहा है? सम टाइम द कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन प्लांट आर पॉइंटलेस। कभी कभी पॉइंटलेस है, ओके, हो सकती है, नहीं पता मुझे लॉ की आपका पैसेज क्या कह रहा है। लॉ अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्लांट आर अननेसेसरी।
ऐसा क्यों है? अगर आप नहीं करोगे, लॉ नहीं बनाओगे तो इलीगल भी आएंगे, इन्वेजिव स्पीसीज आएगी, आपकी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर देगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए कहता है इन्वेजिव स्पीशीज शुड बी यूज टू रिहेबिलिटेट डेजर्ट एरिया एंड वेस्ट लैंड ऑफ ए कंट्री। अब बात कर रहे हैं क्या, इन्वेजिव स्पीशीज। अगर वो इन्वेजिव स्पीशीज है दैट मीन्स वो हार्मफुल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ए भी क्या है आपका गलत है। ठीक है, यूपीएससी इन्वेजिव स्पीसीज को लेके जीएस में भी क्वेश्चंस पूछता है और सीसेट में भी उसने इसे एज अ पैसेज फॉर्म दिया है। बचता आपका आंसर नंबर सी। अब देख लेते हैं कि क्या चीज है। कह रहा है मोस्ट इन्वेजिव स्पीसीज आर नीदर टेरिबली सक्सेसफुल नॉर वेरी हार्मफुल। ना सक्सेसफुल है ना हार्मफुल है। Britain's invasive plants are not widespread, not spreading especially quickly or offer less of a nuisance than vigorous natives such as bracken. The arrival of new species almost always increase biological diversity. New species almost करता है, increase करता है biodiversity. In many cases, a flood of newcome drives no native species to extinction. देख लो। वन रीजन इज दैट इन्वेडर्स टेंड टू कॉलोनाइज, क्या करते हैं, कॉलोनाइज कर देते हैं डिस्टर्ब हैबिटेट लाइक पोल्यूटेड लेक्स, प्री इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड वेयर लिटिल एल्स लिव, दे आर नेचर्स अपॉर्चुनिस्ट। मतलब कि आप देख लो यहाँ पे उसने यही तो बोला है कि एक रीजन क्या है कि वो अपने उस जगह का कॉलोनाइज कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या है कि सम टाइम, अब यहाँ पे इसने क्यों बोला है कि वो सम टाइम वाली स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो ब्रिटेन का इन्वेजिव प्लांट है ना वो बहुत जल्दी फैलता है। अगर मैं आपको इसके लिए एक सेकेंड हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ दूं तो देखो, ये बोला है ना कि ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं ना ही खास तेजी से फैलते हैं और अक्सर ब्रैकन की तरह के प्रबल प्रकातक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करते हैं। ठीक है, इसका मतलब समटाइम नेसेसरी, मतलब आप अगर किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो तो वो अननेसेसरी हो जाती है। बट यहाँ से जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, आके देखो ये क्या है, नेटिव प्लांट है आपका ब्रैकन, नेटिव स्पीशीज। तो यहाँ पे याद रखना चाहिए, यूपीएससी इसको एज अ ऑप्शन बना के आपको जीएस में पूछ सकता है ब्रेकन। तो ये पता हो अगर आपको कि ये नेटिव है, ये इन्वेजिव स्पीशीज नहीं है, तो इन्वेजिव स्पीशीज में एज अ ऑप्शन यूपीएससी आपको ये दे सकता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ओके, ठीक है जी। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये था 43 44 पे। ओके, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अजम्पशंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले वही ऑप्शन वाला ही खेल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 3, 1 1 1, 2 दे रखे हैं ना, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से एक के गलत होने की पॉसिबिलिटी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर 1 की, तो क्या था भाई, तो कहता है फूड सेफ्टी इज कॉम्प्लेक्स इशू दैट कॉल्स फॉर ए मल्टी प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ूं, खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स इशू है, बहुत सारे मल्टी प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए आपको, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम भी इस चीज में सॉल्व करनी होगी कि समटाइम ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं है, स्टोरेज के लिए आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ आपके पास नहीं है, फिर जो और एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, दैट मीन्स उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन चाहिए, मल्टी प्रोलॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए, हर चीज़ को मिला के चलना, दैट वाई इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब 1 इज योर करेक्ट, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा, क्योंकि दोनों में से एक गलत होगा, ये सच है। इंडिया नीड्स टू मेक सफिशियंट need to need to make sufficient legislation for governing food processing industry। तो क्या हमारे यहाँ अब नहीं है, वो कहना चाह रहा है हमारे यहाँ कम है नहीं, हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सफिशिएंट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सफिशिएंट लेजिस्लेशन है। हाँ, समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर इश्यू पे खास ध्यान देने की जरूरत है, बट ऐसा नहीं होगा। आप कह रहे हैं ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू मेड इन डेवलपिंग द मैन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग, ऑब्वियस सी बात है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है ये आपका, देखो, डायरियल डेथ अमंग इंडियन चिल्ड्रन आर मोस्टली ड्यू टू फूड और वाटर कंटेमिनेशन से होती है, डायरिया से मर जाते हैं। यूज ऑफ कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर, अनसेफ केमिकल इन एग्रीकल्चर, पुअर हाइजीन इन स्टोरेज, हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम ऑफ कुक्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनहाइजीनिक सराउंडिंग, देयर आर myriad factor that need regulation and
मॉनिटरिंग, देखो कितने सारे मल्टीपल फैक्टर है, दैट मीन्स कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। पीपल नीड टू हैव अवेयरनेस ऑफ अडल्ट्रेशन इन द वे ऑफ कंप्लेनिंग to the relevant authority. Surveillance of food-borne disease involve a number of government agency and entails a good training of inspection staff. तो ट्रेनिंग की जरूरत है, तो वो वाली स्टेटमेंट भी ठीक होगी। Considering the proportion of urban population that depend on the street food for its daily meal, investing in training and education, देख लो, investing in training and education of street vendor is of great importance। तो यहीं पे बोला गया है, पहले में बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स इश्यू है, प्रलॉन्ग सॉल्यूशन चाहिए, दूसरे में बोला है इन्वेस्टमेंट करनी है मैन पावर को ट्रेनिंग करने में, सर्विलेंस करने में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपने पैसे से जाके भी चीजों को इंश्योर कर सकते हो। 45 कह रहा है कि पैसे सीम्स टू आर्ग्यू, किसके बारे में आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है, ओके, नहीं पढ़ा देख लेते, पर अगेंस्ट द मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप, एलिट ग्रुप हो सकता है, अगेंस्ट द नीड ऑफ ग्लोबल एंड स्मार्ट सिटी। देखो ये तो यहाँ पे शुरुआत से ही गलत है, क्यों, अगर ग्लोबल और स्मार्ट सिटीज की नीड के अगेंस्ट जाता तो आप इतनी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट क्यों लेके आते। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है विदाउट पढ़े पैसेज। इन फेवर ऑफ प्लानिंग सिटी मेनली फॉर वर्किंग क्लास, क्या बोल दिया इसमें, मेनली फॉर वर्किंग क्लास एंड पुअर पीपल, क्यों, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट आप किसी को भी मतलब वो नहीं कर सकते कि किसी को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आप सम सेक्शन को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी फेवर ही उनको कर दिया जाए। इन फेवर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन सिटी प्लानिंग, ये ठीक लग रहा है कि पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटी प्लानिंग में, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर देख लेते हैं क्या वो मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स की बात कर रहा है या पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है पैसेज में। ओके जी, the interest of working and poor people have historically been neglected in planning of our city। our cities are, देखो ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग और पुअर पीपल को नेग्लेक्ट करते आ रहे हैं। ठीक है, our cities are increasing intolerant, unsafe and unlivable place for large number of citizens, and yet we continue to plan by the old way, the static development plan that draw exclusively from technical experts से distance from people's life experience। क्या है, distance from people life experience, यानी वहाँ पे पीपल्स के लाइफ एक्सपीरियंस को शामिल नहीं किया जाता। नीड एंड एक्टिव एक्सक्लूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स प्लेस एक्टिविटी प्रैक्टिसेस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिटीज। यहाँ से पता चलता है कि वो मोनोपोली ऑफ बिल्डर्स की बात ही नहीं कर रहा, वो ये कर रहा है कि हम स्टैटिक अप्रोच अपनाते जा रहे हैं जो हम पहले भी अपनाते जा रहे थे, यानी पीपल्स की हम उनके एक्सपीरियंसेस को नहीं शामिल कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हमें क्या जरूरत है, हमें पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की जरूरत है। दैट मीन्स योर डी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी आपका हो गया इनकरेक्ट। अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है आपका, क्या बता रहा है, कौन सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके जी, ठीक है, देख लेते हैं। अब यहां से फिर से देख लो, देखो क्या, 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 है, इसका मतलब ये है कि गलत होगा ही होगा, एक गलत होगा इसमें से, पर देख लेते हैं, दो भी गलत हो सकते हैं। ओके, देखो, लिटरेट रूरल पॉपुलेशन इज नॉट विलिंग टू एंटर द ऑर्गेनाइज सेक्टर में, विलिंग नहीं, एंटर करने के लिए वो इच्छुक नहीं है, नहीं पता। सर्विस सेक्टर इंडिया इज नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, ये इंटेंसिव सॉरी, ये तो सही है, सर्विस सेक्टर में हमारा लेबर इंटेंसिव नहीं है। दैट मीन स्टेटमेंट 3 इज योर करेक्ट। अगर स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाती है, ये आपके पास देखो, अब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन 1 और 2 में से चीजें गलत होंगी। बी कहता है मच ऑफ द मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी डज नॉट नर्चर सफिशिएंट, देखो क्या है, सफिशिएंट सिम्बायोटिक रिलेशन विद लेबर इंटेंसिव नेचर रिसोर्स बेस्ड लिवलीहुड। ऐसा नहीं है हमारी, तो बल्कि ज्यादा ज्यादा जो इकोनॉमी है वो लेबर इंटेंसिव ही है हमारी। ठीक है, इसका मतलब बी गलत है, बी गलत, सॉरी 2 गलत है, 2 गलत 2 गलत 2 गलत, इसका मतलब आंसर सीधा आ गया 3 एंड 4। पर पहला देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी ग्रोथ इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। कैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कैसे है, हमारे यहाँ नहीं है ना, लेबर इंटेंसिव चीजें ज्यादा है, तो इसका मतलब 1 भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या ये सर्विस सेक्टर की बात कर रहा है और लिटरेट रूरल पीपल की बात कर रहा है। अब देख लेते हैं आपके पैसेज में जाके।
ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर पुअर है और बेयरली 10% एम्प्लॉयड है इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम से कम है। वी आर बीइंग कन्विंस्ड दैट द बिगेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज जनरेटेड सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, बट दैट इज नॉट सो। When our economy was growing at 3% per year, employment in organized sector was growing at 2% per year. As our economy began to grow 7 to 8%, the rate of growth of employment in the organized sector actually declined to 1%। ठीक है, अगर वो इकोनॉमी ग्रोथ हुई तो यहाँ पे डिक्लाइन हो। अब एक बात देखो, यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा कि टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस पे बेस है या नहीं है, वो सिर्फ बात कर रहा है कहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, उनकी बात कर रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीजें आपकी क्या होगी, 3 and 4 इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके जी, अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या बोल रहा है आपको, इन्फेरेंस क्या निकल के आता है, वही जाओगे आप। डी ऑप्शन से शुरुआत करोगे। डी ऑप्शन क्या कहता है कि बेटर बैंकिंग आउटरीच वुड बी इम्पॉसिबल। क्या होगा, वुड बी, सॉरी एक सेकेंड, बेटर बैंकिंग आउटरीच वुड बी इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है अनलेस ईच बैंकिंग correspondence इज अलाउड टू सर्व अ नंबर ऑफ बैंक। ठीक है, इसका मतलब दो एक्सट्रीम वर्ड है, इम्पॉसिबल और ईच। ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। सी कह रहा है मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया रिक्वायर दैट बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस हैज डाइवर्स स्किल। भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन मीनिंगफुल तो तभी होगा जब उनके पास डाइवर्स स्किल होंगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको होल्ड कर लेते हैं। बी कहता है फॉर मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया बैंकिंग। इसका मतलब क्या है, आंसर इन्हीं में से निकल के आएगा, दोनों में से। क्यों, क्योंकि ये भी मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है और ये भी मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। For meaningful financial inclusion, India's banking system need more number of banking correspondent and such last mile worker। more number of banking correspondents चाहिए, ऐसा नहीं है यार। उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके क्या करोगे अगर उनके पास स्किल्स ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस है उनके पास डाइवर्स स्किल होनी चाहिए। इसका मतलब बी भी क्या है, गलत है। ये क्या कहता है, एफर्ट्स टू ब्रिंग पीपल इन इंडियाज हिंटरलैंड इनटू बैंकिंग सिस्टम आर नॉट सक्सेसफुल। कैसे सक्सेसफुल नहीं है, प्रधानमंत्री जनधन योजना देखो, सबको फाइनेंशियली इंक्लूज उन्होंने लेके आ गए हैं वो। इसका मतलब क्या है, गलत है ये भी। अब देख लेते हैं कि आपका पैसेज क्या कहता है। India has banking correspondent who help bring people in hinterland into the banking fold। देखो वो कह रहा है लेके आए हो, अब वो क्यों कह रहा है, फिर पहली लाइन में वो कह रहा है कि वो आप बैंकिंग फोल्ड में लेके आए हो, और पहले ही ऑप्शन में क्या कह रहा है, सक्सेसफुल नहीं है। अगर लेके आए तो कैसे सक्सेसफुल नहीं है फिर। For them to succeed, banks cannot crimp on cost. They also cannot afford to ignore investing in financial education literacy. Banking correspondent are way too small to view as a systematic risk. Yet India's, ये देखो ये वाली, तभी तो उनको जरूरत है ना स्किल्स की। Yet India's banking regulator has restricted them to serving only one। अब यहाँ पे कह रहा है कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे रेगुलेटर ने, तो कुछ तो सोच के किया होगा, और वहां कह रहा है मल्टी हर बैंक को करना पड़ेगा। Perhaps to prevent arbitrage, efforts at banking outreach may succeed only if there are better incentive at work for such last mile workers, and also provide who ensure not just basic bank, देखो क्या करेगा, not just basic bank account but also product such as accident life insurance micro pension scheme। that means वो क्या कर रहा है, मल्टीपल स्किल्स की बात कर रहा है, डाइवर्स स्किल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका आंसर नंबर सी जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देख लेते हैं। बच्चे जो क्वेश्चन होंगे 5-7 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।